हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई सीरीज़ में। दोस्तों, हम लोगों ने मार्केट आउटलुक काफ़ी लंबे समय तक किया था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर मार्केट के अंदर क्या क्या एक्टिविटियाँ चल रही हैं, किस तरह का प्राइस एक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मार्केट क्या यहाँ से अभी भी जो बुलिश मोमेंटम जो हम लोगों ने पिछले कई सालों में देखा था कि लगातार 2-3 साल लगभग मार्केट यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम में दिखाई दिया था, क्या ऐसा कुछ हमें सिम्टम आने वाले दिनों में भी दिख सकता है या मार्केट यहाँ से रुक सकता है? क्या कहता है कमोडिटी का मार्केट और किस तरह से हमें स्टॉक्स के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? तो एक एनालिसिस यहाँ पे हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एक ट्रेडर को यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए जब वो यहाँ पे अपनी कोई ना कोई पोजीशंस को बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं। राइट, तो प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है अगर आप कोई भी ट्रेड को या फिर किसी भी स्टॉक को यहाँ पे बाय या सेल करने के लिए प्लान कर रहे हो। राइट, तो हमारे सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप देखो इस चार्ट को बड़े ही ध्यान से कि अगर हम लोग निफ्टी को एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि ये निफ्टी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हुए आजकल काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पे एक दिन अगर हमें यहाँ पे 200-250 पॉइंट का अपसाइड दिखाई देता है तो नेक्स्ट डे या फिर 2 या 3 दिन के अंदर हमें वो 400-600 पॉइंट नीचे भी दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ चल रही है, आखिर ओवरऑल अगर हम लोग इसकी जर्नी को निफ्टी को एनालिसिस करें तो इसी तरह की जर्नी को ये पास ऑन करते हुए निफ्टी यहाँ से ऊपर ही हमें दिखाई दिया है, यानी कि हर डिप में इसके यहाँ से फिर रिबाउंड हमें एक अच्छे खासे दिखाई दिए। लेकिन अभी जो सिनारियो चल रहा है, क्या निफ्टी यहाँ से और ऊपर के मूव दिखा सकता है? चांसेस है, पूरी अच्छे तरीके से चांसेस हैं। तो हमारा जो एनालिसिस है एज ए ट्रेडर या फिर आज जैसे वीकेंड पे हम लोग बैठे हैं, हमें किस तरीके से निफ्टी को समझना है। ठीक है, एनालिसिस है, लेवल है कि निफ्टी यहाँ इस लेवल पे जाएगा, ये सपोर्ट लेवल, वो सपोर्ट लेवल या फिर वो रेजिस्टेंस लेवल, ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं अपने एनालिसिस से। लेकिन हमारे लिए ओवरऑल निफ्टी का जो व्यू है वो कैसे बनाना है, कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर है अगर आप पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं तो भी दोस्तों आपको निफ्टी को जरूर देखना चाहिए कि आखिर निफ्टी क्या कर रहा है। अगर निफ्टी नहीं चलता है तो आपके जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं आप देखेंगे कि उनके अंदर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट या बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा, यानी प्रॉफिट्स जो होंगे आपके वो यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाई नहीं देंगे। राइट, तो हमें ना निफ्टी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, भले आप यहाँ पे स्टॉक्स की ही क्यों ना ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट क्यों ना करते हो। तो ओवरऑल सिनारियो देखो, ये जो कैंडल हम देख रहे हैं ना 23 सितंबर 2024, अभी क्या चल रहा है? अभी है हम लोग बैठे हैं यहाँ पे फेब 2026, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैंडल अभी भी 2024 सितंबर की देख रहे हैं। ये जो हाई यहाँ पे लगा था निफ्टी का, ये जो रैली यहाँ से कोविड की आई थी और उसके बाद से हमने देखा था कि ये जो फॉल था ये ड्यू टू दी रशिया यूक्रेन वॉर, और उसके बाद से निफ्टी यहाँ से फिर से एक हमें मोमेंटम दिखा रहा है। ये रैली पे ये जो हाई लगा है, निफ्टी भले इसको ब्रेकआउट करने की कई अटेम्प्ट कर चुका है। राइट, बट हर अटेम्प्ट के बाद में निफ्टी फिर से इस लेवल के नीचे ही आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझना कि निफ्टी भैया अभी 26,000 से लेके 26,500, मैक्सिमम 26,500 मान के चलो, इसके ऊपर जाने पे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर रहा है। राइट, मैं एग्जैक्टली वो लेवल नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने चार्ट ओपन करो और देखो उसको कि वो कौन सा लेवल है जहाँ पे निफ्टी बार बार जाके अटक रहा है। तो मोटा मोटा देखो तो ऊपर की साइड पे अभी भी निफ्टी को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। क्या गवर्नमेंट ने मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, अब मार्केट ऊपर कैसे जाता है, क्या गवर्नमेंट ट्राई करती है? नहीं, गवर्नमेंट का ऐसा कोई फोकस नहीं होता है। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है, यानी कंट्री की अगर इकोनॉमिक सिचुएशन गुड है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर उसके फेवर में है, हमारे जो बजट आया है अभी रिसेंटली
वो भी उसको अगर फेवर कर रहा है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, राइट। और बहुत सारे पिछले 1 साल में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने ऐसे कई स्टेप्स इंपॉर्टेंट लिए हैं जिनकी वजह से हमें हमारी जीडीपी में या फिर हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा हैं या जॉब का जो डेटा आता है या फिर इन्फ्लेशन का डेटा जो गवर्नमेंट हर महीने या हर क्वार्टर पर रिलीज करती रहती है, राइट, उन डेटा से हमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है, राइट। बट फिर भी अभी भी जो कंपनियों के रिजल्ट्स हैं वो इतने खराब नहीं है, लेकिन उस लेवल का रिटर्न नहीं दिखा रहे हैं कि यहाँ से एक इम्प्रेसिव ग्रोथ हमें इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, छोटे समय में हमें दिखाई दे। तो क्या है मार्केट हर एक अच्छी न्यूज़ पे भले ही रिएक्ट कर रहा है ऊपर, बट फिर भी एक थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कंडीशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो लोग यहाँ पे इलियट वेव का भी यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे जाके जरूर चेक करें कि मार्केट क्या यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी वीकली पे, डेली पे, आप कहेंगे सर ये छोटा होता है। जी हाँ, अगर आप मार्केट को मंथली, 3 मंथली इस तरह के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में अभी जो आप देख रहे हो वीकली है या डेली है, ये छोटा ही टाइम फ्रेम माना जाएगा। तो उस टाइम फ्रेम से भी अगर आप देखो तो शायद आपको यहाँ पे एक अप ट्रेंड जो मैच्योरिटी थी वो होती हुई दिखाई देगी, राइट। तो क्या मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है? तो देखिए हर बार यहाँ पे ये जो हमने कुछ इंडिकेटर्स भी लगाए हुए हैं, इंडिकेटर जस्ट इंडिकेट ही करता है, ये हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझना चाहिए। तो जो यहाँ पे 50 EMA है, 100 है, 200 है, ये बड़े टाइम फ्रेम के जो EMA है ना, ये हमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी दे जाते हैं, काफ़ी कुछ हमें अंदर की बातें बता जाते हैं। कभी कभी जब प्राइस 50 EMA पे नहीं आता तो 100 पे सपोर्ट लेता है, 100 पे सपोर्ट लेता है, कभी 50 पे भी लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म का ट्रेड अभी भी निफ्टी का खराब नहीं हुआ है। हालांकि निफ्टी को लगभग मैं अगर कहूँ तो 1.5 साल, 1.5 ईयर से ज़्यादा ही हो चुका होगा कि निफ्टी अब यहाँ से कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। हर डिप में वो वहाँ से हमें या फिर हर राइज में हमें एक सेलिंग दिखाई देती है, तो हर डिप में यहाँ से एक शार्प रिवर्सल भी हमें यहाँ से दिखाई देता है। लेकिन क्या निफ्टी यहाँ से एक फिर से डाउन ट्रेंड दिखा सकता है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही जो EMAs होंगे ना 50 और 100, यही होने वाले हैं। आप जरा देखिए इन दोनों EMAs को, एनालाइज कीजिए और लर्निंग पर्पस के लिए इसको देखिए, राइट, कि आखिर क्या ये EMAs के पास में आकर के रुकता है निफ्टी, जैसे इससे पहले भी यहाँ पे रुका है, यहाँ पे भी रुका है, यहाँ पे भी रुका है, और अगर इसके नीचे जाता है तो क्या 100 के पास में आके सपोर्ट लेता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि निफ्टी के लिए भैया इन लेवल पे उसे रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर कर रहा है तो दैट मीन्स अभी भी लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है ना, दैट इज इंटैक्ट, राइट। तो आई कैन बेट, मैं दिन के 100, 200, 300 पॉइंट अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर नीचे गिरता भी है, 500 पॉइंट भी अगर जाता है, तो मुझे मेरा पोर्टफोलियो एग्जिट नहीं करना चाहिए, राइट। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, मेरे यहाँ पे कोई सजेशन नहीं है, लेकिन मेरा एक व्यू है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स हैं तो इस तरह में आपको उन्हें प्रोटेक्शन देने के बारे में सोचना चाहिए, उनको हेज करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस पोर्टफोलियो से आप यहाँ पे कि भैया मार्केट यहाँ से बेरिश हो रहा है, हम यहाँ से एग्जिट करें। कोई भी पैनिक में डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सेम अगर बात करें अदर इंडाइसेस की, तो चाहे बैंक निफ्टी हो, विच इज शोइंग वेरी गुड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू निफ्टी। आप बैंक निफ्टी को देखिए, चार्ट एकदम अलग ही है। जहां निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई के नीचे ही है और स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे 26,000 के लेवल को ब्रेकआउट करने में, वहीं बैंक निफ्टी आपको नए हाई बनाते हुए ही दिखाई दे रहा है, राइट। तो क्या हमें पता चल रहा है? हमारा यहाँ से जो एक एनालिसिस जो निकल के आ सकता है, ये हमारी जो थॉट प्रोसेस हो सकती है, वो ये कि भैया बैंक्स जो हैं, इंडिया के जो बैंक्स हैं ना, दे आर शोइंग वेरी गुड रिजल्ट। उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी है। और देखिए किसी भी कंट्री का जो अगर इकोनॉमी का जो बेस है ना,
अगर वो चलना है, इकोनॉमी को अगर तेज स्पीड पे चलना है या स्लो स्पीड पे चलना है, तो वहाँ की बैंकिंग सिस्टम कैसा है, वहाँ का बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितना हेल्दी है, इस बात से हमें पता चलता है। तो अगर ये जो चीज़ बैंक निफ्टी दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ओवरऑल बैंक्स की सिचुएशन बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू आप अगर निफ्टी के अदर स्टॉक्स को अगर आप देखो, तो बैंक निफ्टी अगर अच्छा कर रहा है तो निफ्टी भी लेट सवेर वो आ जाएगा, राइट। ज़्यादा टाइम तक हमें निफ्टी भी निराश नहीं करने वाला। लेकिन क्या डाउनफॉल नहीं आ सकता? ऑलवेज बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सरप्राइजेस इन द मार्केट। वो सरप्राइजेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार बजट में सबको सरप्राइज किया, एसटीटी को बढ़ा करके। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एलटीसीजी या फिर एसटीसीजी शायद कम हो जाए, बट उसको इंटैक्ट रख के यहाँ पे गवर्नमेंट ने उल्टा आपको यहाँ पे एसटीटी में आपको एक झटका दिया। तो इस तरह की जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं तो मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता है, फास्ट रिएक्ट करता है, राइट। तो इंट्राडे या फिर 2-3 दिन के लिए हम मार्केट में इस तरह के करेक्शंस देख सकते हैं, बट वो यहाँ से एक रिवर्सल जो आता है तो वहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में रिवर्सल हमें यहाँ से देखने को मिलता है। बाकी अदर इंडाइसेस की भी अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो आप देखेंगे कि ओवरऑल सभी के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा है, लेकिन आईटी सेक्टर जो है ये थोड़ा सा डाइसी अभी भी चल रहा है। इसके अंदर जो भी बाउंस आता है, जो भी यहाँ से बाउंस आता है, उसके बाद में फिर से इसके अंदर एक पैनिक सेलिंग हमें दिखाई देती है। तो अभी भी इसके अंदर जो बैड न्यूज़ का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, राइट। तो आईटी इंडस्ट्री में आखिर चल क्या रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि भैया डेंजर जोन में आया है। मतलब थोड़ा सा भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जो स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टू मीडियम टर्म, वो थोड़ा सा यहाँ पे अभी एक सावधानी के मोड में आया है। क्या इससे पहले भी आया था? बिल्कुल आया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये कोविड के फॉल के टाइम पे, उसके बाद से अब जा कर के आईटी सेक्टर मंथली टाइम फ्रेम पे 50 EMA के नीचे क्लोज दे रहा है, राइट। तो क्या स्ट्रक्चर और ख़राब हो सकता है? तो हम देख सकते हैं कि हम सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ज़रूर, राइट। डाउनसाइड और आ सकती है, स्टॉक्स और यहाँ से हल्के हो सकते हैं, बट आईटी सेक्टर या आईटी सर्विसेज का एक जो फिनोमिना है, जो इनका वर्किंग कल्चर है ना, उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारी बैड न्यूज़ में कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, राइट। आप यहाँ पे शायद 1 2 3 4 5 की मैच्योरिटी के बाद ABC का करेक्शन भी अगर यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन अगर आगे आने वाला समय जिस तरह से AI पे अब इंडिया में भी काम हो रहा है, तो भैया यहाँ पे ये AI को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, राइट। या फिर विदेशों में भी, बाहर में भी, जैसे ये हमारी आईटी सर्विसेज कंपनियां जो प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, अब चल क्या रहा है कि कोई भी आज की डेट में कोडिंग नहीं करने जा रहा है, कोड सब ये AI ही बना रहा है। तो क्या करना है, जो भी कंपनियां, जो भी इन चीज़ों की सर्विसेज ले रही हैं, उसको मेंटेन करने की, उसको सर्विसिंग देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या उन कंपनियों की होगी जो इस सिस्टम को डेवलप कर रही हैं, या उन कंपनियों की होगी जो इस सिस्टम को डेवलप करने के बाद में मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं? तो आप हमारी जो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनियां हैं, इसका रोल को समझें। AI के आने से डिसरप्शन हो रहा है, बिजनेस चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी क्या ये कैपेबल हैं? वो सर्विस प्रोवाइड करने में बिल्कुल कैपेबल हैं। तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म आई एम लुकिंग कि, या फिर हमारा जो व्यू हो सकता है, जो हमें बनाना चाहिए, या इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए कि क्या ये जो डाउनफॉल आ रहा है, राइट, ये जो स्टॉक्स के प्राइस हल्के हो रहे हैं, क्या ये कुछ समय और चल सकता है? हो सकता है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के लिए आईटी सेक्टर अब उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना पहले रहा था? तो थोड़ा सा अभी हमें इस चीज़ पे विचार करना चाहिए
जो मैंने अभी बात शेयर की है, थोड़ा सा आप लोग भी रिसर्च करो उस चीज़ को लेके कि क्या लॉन्ग टर्म व्यू आईटी सर्विसेज कंपनियों का खराब ही होगा, राइट। तो फिर हमें उसी तरीके से अपने व्यू को बनाना चाहिए। तो आईटी पे ही मैं यहाँ चर्चा करूँगा, बाकी और जो सेक्टर्स हैं दे आर मोर एंड लेस अप एंड डाउन, बट उनमें कोई बड़ी इश्यूज नहीं है, राइट। बात करें यहाँ पे अगर हम लोग कमोडिटी की, तो कमोडिटी का भी हमें चर्चा करना चाहिए कि कमोडिटी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्रूड ऑयल देखिए, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, मैं ट्रेन लाइन हटा देता हूँ, आपको किसी तरह का कोई मैं यहाँ पे गलत डायरेक्शन नहीं देना चाहता कि भैया कुछ ना कुछ यहाँ से होगा नहीं होगा, बट क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा ये जियो पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है कि भैया जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं या कंट्रीज़ हैं, आखिर वहाँ पे क्या कोई टर्मोइल है, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं, कोई सप्लाई चेन में या फिर कोई शिपिंग में कुछ इश्यूज हैं। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे क्रूड ऑयल को देख रहे हैं वो मोर और लेस मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखो तो यहाँ 50 MA के सपोर्ट से प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। तो अब इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ से बुलिश ही होना जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, तो ध्यान रखना चाहिए हमें कि इस समय क्या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, राइट। अगर हम लोग बात करें यहाँ से जो मिडिल ईस्ट की, तो क्या वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो हाँ, ईरान को लेके थोड़ी टेंशनबाजी चल रही है। अगर कुछ भी मिलिट्री एक्शन होता है तो क्रूड ऑयल यहाँ से हमें फिर से नए हाई बनाते हुए दिखाई देगा, मतलब क्रूड ऑयल यहाँ से और बुलिश बन सकता है। तो थोड़ा सा हम इस चीज़ पे ध्यान रख के क्रूड ऑयल पे निगाह बना के रखेंगे कि क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो फिर से हमें हमारे मार्केट्स में भी इसका मेन इफेक्ट दिखाई देगा। यानी क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो क्या हमारा मार्केट नीचे गिरेगा, देखना, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। और इसको आप जाके पुराने टाइम पे भी देखो कि जब जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, राइट, तो क्या होता है हमारे मार्केट्स पे। तो ये क्या होगा, एक तरीके से जो है आपको एक लर्निंग फेज आपके लिए रहेगा कि आपको समझ में आएगा कि क्रूड ऑयल का और मार्केट्स का आपस में रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। सेम वैसा ही कुछ नेचुरल गैस के लिए भी होता है। जैसा भी हम लोगों ने क्रूड ऑयल के लिए देखा है, तो कुछ नेचुरल गैस भी यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है इसका प्राइस। पहला है कि क्या अभी विंटर सीजन है या समर सीजन है, मतलब सीजनल टाइप भी ये चलता है, राइट, उसके प्राइस का इफेक्ट। दूसरा, क्या कोई जियो पॉलिटिक्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, राइट। तो मोर और लेस इसका जो प्राइस है, जैसे हमने सीखा, सीजनल भी होता है और जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होता है। तो सिचुएशन अगर कुछ ऐसी है, क्रिटिकल है, तो हमें नेचुरल गैस पे भी उसका इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। बात करें भैया गोल्ड और सिल्वर की, एक अच्छा खासा हमने यहाँ पे अप ट्रेंड देखा है, लेकिन ये जो अप ट्रेंड था, ये जो यहाँ पे प्राइस एक्शंस था, ये बहुत फास्ट था, बहुत फियर्स था और बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से आप कहेंगे तो एक अलर्ट साइन भी दे रहा था कि आखिर सिल्वर में भले ठीक है जियोपॉलिटिक्स कुछ कितना भी चेंज क्यों ना हो रहा, बट इतना भी चेंज नहीं था कि एक एक दिन में सिल्वर के प्राइस यहाँ से 20,000, 30,000, 40,000 कुछ भी यहाँ से प्राइस बढ़ रहे थे। तो दैट वाज ह्यूज वोलेटिलिटी। उसके बाद में अब कहीं जाके सिल्वर को एक स्टेबल प्राइस पे तो आना ही था, वो आ गया है। लेकिन क्या सिल्वर यहाँ से और नीचे गिर सकता है? तो मैं तो इसको बड़े ही समय पे ही इसका एनालिसिस करूँगा। सिल्वर में अगर आप यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखो, तो हम यहाँ पे जो अपने इंडिकेटर्स जो हम लोग स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं, तो उनको पता है अच्छे से कि ये जो हमारे जो EMAs हैं, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, जो यूज़ हैं, ये अच्छे खासे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इट इज़ टेकिंग सपोर्ट। वीकली में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये नीचे आ सकता है? तो बिल्कुल तभी अगर ये नीचे आ सकता है, अगर ये इसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये और नीचे जा सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज करे तो ये और नीचे भी आ सकता है, राइट। लेकिन क्या ये आएगा इतनी आसानी से?
वो अभी हमें यहाँ से देखना चाहिए, राइट। इतना आसान नहीं है कि सिल्वर अब यहाँ से और नीचे जाएगा, या गोल्ड को भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो गोल्ड भी यहाँ से नीचे जाएगा। अब एक चार्ट आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने लगाया यहाँ पे सिल्वर, राइट, दिस इज सिल्वर चार्ट, और ये है गोल्ड का चार्ट। आप क्लियर कट यहां से देख सकते हो कि गोल्ड का चार्ट एज कंपेयर टू सिल्वर के चार्ट से ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, राइट। यानी गोल्ड जो है वो यहां से एक अच्छी खासी रिबाउंड के लिए भी तैयार हो सकता है इन फ्यूचर, में भी चांसेस हैं, राइट। अदरवाइज यहाँ पे ये जो कैंडल की फॉर्मेशन जो हुई है जिसमें करेक्शन हमने देखा था, राइट, इसके रेंज में भी गोल्ड यहाँ से इसी रेंज में रह सकता है। और सेम ऐसे सिल्वर को भी देखें तो सिल्वर अगर यहाँ पे जब तक ये इन EMAs के आसपास है, जब तक ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट होता है इलियट वेव के अंदर जिसको हम डेप्थ ऑफ करेक्शन बोलते हैं, तो एग्जैक्टली डेप्थ ऑफ करेक्शन पे ही आके सिल्वर यहाँ पे रुका है और वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, राइट। डेप्थ ऑफ करेक्शन मतलब ये वाली एक कैंडल है। कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, हमारे स्टूडेंट अच्छे से इसको जानते हैं। उसी लेवल पे आकर के सिल्वर रुका है, राइट। तो यहाँ से एक रिवर्सल भी ले रहा है और यहाँ से एक तरीके से कहें बड़े टाइम फ्रेम पे इट इज साइडवेज। छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो भी आपको ये एक लेवल ऐसा ही इसका दिखाई देगा कि हाँ सिल्वर अब यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेने को दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या नीचे जा सकता है, फिर से वही सवाल है कि चांसेस ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। बट इन फ्यूचर कैसी सिचुएशन जियोपॉलिटिक्स की भी बनती है वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है, राइट। तो कमोडिटीज जो है ना दे आर हाईली वॉलेटाइल और इन पे जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती है कमोडिटीज़ पे, राइट। तो गोल्ड और सिल्वर का व्यूज़ भी आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि चार्ट जो है ना ये हमें कुछ ऐसा ही इंडिकेट कर रहा है। ये मेरे सामने सिल्वर का चार्ट है और ये मेरे सामने गोल्ड का चार्ट है। तो आप अपने आप चार्ट को देखना, समझना, रीड करना, आप इसको सीखो, राइट। आपको एनालिसिस आना चाहिए। आप किसी की थॉट प्रोसेस या किसी के व्यू से इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन आप चार्ट देख करके समझ जाओ कि भैया स्ट्रेंथ इस समय किस कमोडिटी में हमें यहाँ से देखने को ज़्यादा मिलने वाली है। चाहे मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का चार्ट देखूँ, राइट, चाहे मैं यहाँ नेचुरल गैस का चार्ट देखूँ जिसके अंदर हमें सडनली कल के दिन में एक स्पाइक आते हुए दिखाई दिया है, राइट। तो ये चीज़ें हमें एनालिसिस करनी आनी चाहिए और स्टडी जो है ना उसको ना समय देना है स्टडी को। देखो कोई भी आप नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल या कोई भी स्टॉक का अगर आप चार्ट भी देखोगे, राइट, तो स्टॉक में भी सर कैसे स्टॉक को देखें, स्टॉक की तो चर्चा कुछ हुई नहीं। तो वो कौन कौन से सेक्टर अभी हमने डिस्कस किए, आप जा करके उनके अंदर की अच्छी अच्छी कंपनियों के चार्ट इसी तरीके से स्टडी करो तो आपको वहाँ से स्टॉक्स के बारे में भी पता चल ही जाएगा, राइट। चाहे वो ऑटोमोबाइल के हों, चाहे मेटल के हों, राइट, चाहे वो यहाँ पे IT सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, आप जा कर के देखो इनके अंदर की जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं क्या कह रहे हैं उनके चार्ट्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ से ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में हमें यहाँ से किन किन सेक्टर में या फिर किन किन कमोडिटीज़ के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाएगी, राइट। साथ ही साथ अगर मुझे एंट्री करना है, ट्रेड के लिए एंट्री करना है, तो वो मुझे मेरे सेटअप पे ही करना चाहिए। यानी कि आप जिस सेटअप के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, आप जिस सेटअप को कमांड करके बैठे हुए हो, जब तक वो यहाँ पे एक्टिवेट ना हो, जब तक उसके साइड से कोई सिग्नल ना आए, राइट, तब तक आप कोई भी एंट्री किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के मत लीजिए। तो आई होप ये जो ट्रेडर स्टॉक है इसके अंदर हम लोग कोई यहाँ पे आपको बाय सेल लेवल्स ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे ज़रूर देने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को समझना कैसे है, वीकेंड पे अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, ताकि आप नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ कि हाँ मुझे अब मार्केट में क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर किसी के भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट अपने इस एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।